वेलकम एवरीवन। आप सभी का इस कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा ये कहते हुए कि हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। उस कंपनी की फंडामेंटल वैल्यूज़ चेक करनी चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तभी हमें उस कंपनी पे पैसे लगाने चाहिए या उसके स्टॉक्स खरीदने चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं इस सेशन में कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और ये किया कैसे जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड होता है जिसके द्वारा इन्वेस्टर यह पता करता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सपोज कोई एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड जो कि टायर्स बनाती है। मान के चलिए एज अ एग्जाम्पल कि उस कंपनी का शेयर्स आज की डेट पे एक्सचेंज पे 100 रुपये पर शेयर रेट चल रहा है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से उस कंपनी के शेयर की कीमत 80 रुपये होनी चाहिए, मतलब 20 रुपये कम। आज जो रेट एक्सचेंज में चल रहा है उससे 20 रुपये कम उसकी एक्चुअल वर्थ है। तो इस प्रकार का सिनेरियो जब डेवलप होता है तो हम कहते हैं कि शेयर्स या स्टॉक उस कंपनी का ओवर वैल्यूड है, जिसका मतलब होता है कि उस कंपनी का स्टॉक उसकी एक्चुअल कीमत जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा कीमत पर चल रहा है। तो इस प्रकार के स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर एनालाइज करते हैं और यह पता करते हैं कि क्या वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इन्वेस्टर्स ओवर वैल्यूड स्टॉक में पैसे नहीं लगाते हैं। तो वही चीज़ हमें भी फॉलो करनी है। हम फंडामेंटल एनालिसिस में जानेंगे आगे चलकर कि हमें किस तरह से एनालाइज करना है, कैसे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, किस रेंज में हमें खरीदना है, किस रेंज पे जब वो पहुँचे तो हमें बेचना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे चलकर इस कोर्स के अंदर बताऊंगा, जिससे कि आप सही समय पर सही स्टॉक को खरीद पाएंगे और प्रॉपर प्रॉफिट के साथ उसे बेच पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कोई स्टॉक सपोज ABC लिमिटेड जो कि फार्मा कंपनी है, दवाइयाँ बनाती हैं, उसका स्टॉक एक्सचेंज पे 100 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रहा है। मगर एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है, वैल्यूएशन निकालने के बाद ये पता चलता है कि उसके स्टॉक की एक्चुअल कीमत 150 रुपीज़ होनी चाहिए, जो कि उसके अभी के ट्रेडिंग प्राइस से 50 रुपीज़ ज़्यादा है। तो एट प्रेजेंट में इस प्रकार के स्टॉक्स को कहा जाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स पे हमेशा इन्वेस्टर्स की नज़र रहती है ताकि वो इन स्टॉक्स को सही समय पे बाई कर सके और प्रॉपर प्रॉफिट के साथ समय आने पर वो बेच कर एग्ज़िट कर सके। तो हम सीखेंगे इस कोर्स में स्टॉक्स की वैल्यू निकालना और पता करना कि कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है और कब हमें किन स्टॉक्स को बाई करना है। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें रैशनल डिसीजन लेने में मदद मिलती है। रैशनल डिसीजंस मतलब वो डिसीजन जो प्रॉपर लॉजिक के साथ लिया गया हो, प्रॉपर रीज़न के साथ लिया गया हो, ना कि वो डिसीजंस जो कि इमोशंस में आकर
या किसी के कहे जाने पर, या एज अ गैम्बलिंग, या फिर अपने इंट्यूशन के द्वारा लिया गया हो। ये सारे डिसीजंस नॉन रैशनल डिसीजंस होते हैं। नॉन रैशनल डिसीजंस होते हैं। हमेशा हमें इन प्रकार के डिसीजंस को अवॉइड करना होता है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना आता हो। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हम रैशनल डिसीजंस लेंगे, जो कि प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर रीजंस के साथ, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस का बेनिफिट। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनके डिसीजन लेने में आसानी मिलती है। हर वो इन्वेस्टमेंट जो कि 3 साल या उससे ऊपर के लिए किया जा रहा है, उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हर वो इन्वेस्टमेंट जो कि 3 साल या उससे ऊपर के लिए किया जा रहा हो, उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं, उसके स्टॉक्स खरीदे हैं, तो हो सकता है यदि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो तो आने वाले 3 सालों में वो कंपनी शट डाउन हो जाए, मैनेजमेंट फेलियर की वजह से डिसॉल्व हो जाए, या फिर बैंकरप्ट हो जाए, या फिर डीलिस्ट हो जाए, एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाए। डीलिस्ट मतलब एक्सचेंज से हट जाना। तो इन सारे केसेस या इन सारे सिनेरियो में आपकी मेहनत की लगाई हुई पूंजी पूर्ण तरह से लॉस में जा सकती है। इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जो 1 महीने से लेकर 3 साल के बीच में किए जाते हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें अवधि कम होती है और इसका टेन्योर कम होने की वजह से इसमें जो मेजर लॉसेस के रीजंस हैं, जो शट डाउन, डिसॉल्व, बैंकरप्सी या डिलिस्टिंग, इनके चांसेस से कम होते हैं, जिस वजह से हमें शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कंपलसरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कंपलसरी है। फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीके से किए जा सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के दो अप्रोच होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच और दूसरा होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच मीन्स क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे, रेशियोज के बेसिस पे, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्वालिटी के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, गुणवत्ता जिसे हम कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम वो सारे नंबर्स को कंसिडर करते हैं जो कि फाइनेंशियल रेशियोज कहलाते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज कहलाते हैं। ये सारे रेशियोज हमें बैलेंस शीट से, पी एंड एल स्टेटमेंट से, कैश फ्लो से हमें मिल जाएंगे। और ये सारे रेशियोज को हम एनालिसिस करके, हम फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं तो उन्हें
तो उन्हें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और जब हम कंपनी की गुणवत्ता को एनालाइज करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस मॉडल, एचआर टीम की क्वालिटी, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पता चलता है, तो वहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें उस कंपनी की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है कि वो कंपनी कितनी अच्छी है अपने मैनेजमेंट को लेकर, अपने वर्किंग कंडीशन को लेकर, अपने बिजनेस मॉडल को लेकर। ये सारी चीज़ें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता करते हैं। वहीं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस से सारे फाइनेंशियल रेशियोज पता करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं। तो ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस के दो अप्रोच जो कि हम यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है, आइए हम देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जिसमें हम नंबर्स और अमाउंट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंसीडर करते हैं प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो को, प्राइस टू बुक रेशियो को, और डेट टू इक्विटी रेशियो को। और भी बहुत से कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो हम इसमें यूज करेंगे, जो कि है डेब्ट एसेट रेशियो DAR, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBITDA। ये सारी चीजें मैं आपको आगे चलकर आने वाले सेशन में इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। हमें इन रेशियोज को कैसे यूज करना है, कैसे हमें वैल्यूएशन निकालनी है, और किस तरह से हमें स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कब बन रही है, मतलब कब हम उसे बाई करें या कब हम उसे सेल करें। मान लीजिए हमने फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस किया, कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, और हमने शॉर्ट लिस्ट की एक कंपनी XYZ लिमिटेड नाम की, जो कि ऑटो पार्ट्स बनाती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी के ग्रोथ अच्छे हैं। तो अब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट कब करना है, कब हम इसके स्टॉक्स को बाई करें, या फिर यदि हमारे पास इसके स्टॉक्स पहले से हैं तो कब हम इसके स्टॉक को सेल करें। तो ये चीज हमें पता चलती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके कि कब हमें बाई करना है और कब हमें सेल करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम क्वांटिटी या नंबर्स को नहीं लेते हैं, इसमें हम कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखते हैं, उसकी और कॉम्पिटिटर्स कंपनीज कैसी हैं और उनका बिजनेस मॉडल कैसा है ये देखते हैं, और जिस कंपनी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल उसके कॉम्पिटिटर से किस तरह से अच्छा है, ये हम एनालाइज करते हैं। मतलब इन टोटल यदि हम देखें तो क्वालिटेटिव अप्रोच में हम कंपनी की क्वालिटी देखते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटर्स बिजनेस मॉडल, ये सारी चीजें हम क्वालिटेटिव अप्रोच में फॉलो करते हैं।
क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो टेंजिबल नहीं होता है। क्वालिटेटिव इज नॉट टेंजिबल, क्वालिटेटिव इज नॉट टेंजिबल। और क्वांटिटेटिव जो होता है वो टेंजिबल होता है। टेंजिबल मीन्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। हम सारे नंबर्स को देख सकते हैं, सारे नंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो पी रेशियो हो, पीबी रेशियो हो, पी एंड एन स्टेटमेंट हो, कैश फ्लो हो, पीबीआईटी हो, एबिटा हो। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटीज जो है इन्हें हम फील कर सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में या पी एंड एन स्टेटमेंट में कहीं पर देखी नहीं जा सकती। हम मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के स्टाफ कितने स्किल्ड हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम किसी बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं देख सकते। इसीलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो नॉट टेंजिबल है। हर एक चीजों के अपने एक प्रोज और कॉन्स होते हैं। उसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस के भी अपने कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। तो आइए हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें मदद करता है थॉरो अंडरस्टैंडिंग में। थॉरो अंडरस्टैंडिंग मतलब जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का, तो हम उस कंपनी का सारी डिटेल्स देखते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या फिर क्वालिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं सारे फाइनेंशियल रेशियोज, पी, पीबी, इबिटा, पीएटी, पीबीआईटी, सारी फाइनेंशियल रेशियोज, वैल्यूएशन रेशियोज, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा क्या होती हैं और इन्हें कैसे यूज़ करना है। अभी के लिए बस आप जानकारी में रखें कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ऑपरेशनल रेशियोज, ये सारी चीज़ें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं। बैलेंस शीट, पी एंड एन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम ये पता करते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, कंपनी प्रॉपर रन कर रही है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस क्या है। ये सारी चीज़ें हम क्वांटिटेटिव अप्रोच में यूज़ करके कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। वहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस देखते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखते हैं, स्टाफ के स्किल्ड देखते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्वालिटेटिव अप्रोच में यूज़ करते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि कंपनी अपने फील्ड में फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। तब जाकर एक एज अ इन्वेस्टर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हमारी मदद करता है। लिमिटेड रूम फॉर बायसेस। लिमिटेड रूम फॉर बायसेस मतलब जब हमें कंपनी की सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, जब हमें सारी चीजें पता चल जाती है कि कंपनी का
फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कैसा है और कंपनी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कैसा है, तो हम एक रैशनल डिसीजन लेते हैं। रैशनल डिसीजंस मतलब मैंने आपको बताया वो डिसीजंस जो प्रॉपर लॉजिक्स, फैक्ट्स एंड डेटास के बेसिस पे लिया जाता है। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम रैशनल डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से बायसनेस के लिए वहां पर कोई जगह नहीं बचती। बायसनेस के लिए वहां पर कोई जगह नहीं बचती। जब आपको पता होगा कि एक्स वाई जेड कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप उसे बाई करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा एक्स वाई जेड कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो आप टिप्स पे काम करेंगे, न्यूज़ पे काम करेंगे, लोगों के एडवाइस पे काम करेंगे और अपने इंट्यूशन पे काम करेंगे, अपने इमोशंस पे काम करेंगे। और इसके बेसिस में जब आप इन्वेस्ट करेंगे इनके बेसिस में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। लेकिन यदि आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर आएगा और आप उसके बेसिस पे यदि आप कम बायसनेस के साथ रैशनली ट्रेड करेंगे या रैशनली इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप प्रॉपर फंडामेंटल्स को कंसिडर करेंगे और फिर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ लॉसेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि इस कोर्स के ख़त्म होने तक का आप एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना अच्छी तरह से सीख चुके रहेंगे और आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स खुद सेलेक्ट कर पाएंगे। ना आपको किसी के टिप्स की ज़रूरत होगी, ना आपको किसी के एडवाइस की ज़रूरत होगी। आप अपना एंट्री लेवल, अपना एग्जिट लेवल खुद डिसाइड कर पाएंगे और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस। जहाँ किसी चीज़ की बेनिफिट्स होते हैं वहीं उसके कुछ ना कुछ नुकसान या फिर उसके कुछ ना कुछ कॉन्स भी होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, फंडामेंटल एनालिसिस करने में समय बहुत लगता है। समय बहुत लगता है मतलब हमें सारे फाइनेंशियल्स को देखने होते हैं, जो कि बैलेंस शीट हो गए, पी एंड एल हो गए, कैश फ्लो हो गए और सारे रेशियोज हो गए। ये सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करना होता है और वहीं साथ में हमें बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल बिजनेस क्वालिटी या कंपनी की क्वालिटी हमें देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइम कंज्यूमिंग होती है और टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण ये थोड़ा टीडियस भी होता है। टीडियस मतलब टायरसम, थोड़ा थकाने वाला। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए डीप नॉलेज चाहिए। डीप नॉलेज मीन्स प्रॉपर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी अनजान व्यक्ति से पूछेंगे कि एबीसी कंपनी है, वो टायर्स बनाती है, तो क्या मैं उसके स्टॉक्स बाई कर लूँ? तो अनजान व्यक्ति इस बारे में नहीं बता पाएगा। और यदि उसे थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, लोगों के एडवाइस के बेसिस पे, न्यूज़ के बेसिस पे या फिर अपने इमोशंस के बेसिस पे वो आपको बताएगा कि हाँ आप बाई करिए या सेल करिए, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे नहीं बता पाएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं नहीं पता है तो वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि क्वालिटेटिव अप्रोच कैसे अप्लाई करना है
तो वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बैलेंस शीट रीड करना, प्रॉफिट एंड लॉस रीड करना, कैश फ्लो रीड करना नहीं आएगा, तो फंडामेंटल एनालिसिस वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस कोर्स में मैं आपको हर एक चीज़ें जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि हमें किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से हमें रेशियोज को रीड करना है और हमें कैसे उन्हें यूज़ करना है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस में डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन प्रॉपरली समझ में आया होगा, आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस, उसके अप्रोच और उसके बारे में डिटेल्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, जो भी चीज़ें मैंने बताई, इन सारी चीज़ें को आपने अच्छे से समझा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में फंडामेंटल एनालिसिस के नए टॉपिक के साथ और डिटेल में समझने के लिए, और मिलते हैं हम अगले सेशन में आपसे। सी यू सून, टेक केयर।